हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेज में। और पिछली क्लास में हम राज्यपाल पढ़ रहे थे। राज्यपाल की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। तो आई होप कि जैसे मैं रिवीजन करा रहा हूं वैसे आप भी रिवीजन कर रहे होंगे। पिछली क्लास का एक ओवरऑल माइंड मैप बनना उसका बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में पिक्चर सेट नहीं हो रही है तो चीज़ें मुश्किल होने वाली है। और अगर आपके दिमाग में जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आपके लिए ये क्लासेज बेस्ट होगी। आपको एक ही बार में सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियाँ हमने देख ली थी। मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना हो 164 में, 65 में जो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करनी हो। इसके अलावा 166 में जो है कि उसी के नाम पर सारे औपचारिक रूप से सारे कार्य उसके नाम पर होते हैं। उसके अलावा कोई जानकारी मांगनी हो मुख्यमंत्री साहब से तो 167 में वो भी हमने पढ़ा था। उसके अलावा 243 स्टे है, SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हो, 243 जे है, SFC स्टेट फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति हो। ये सारे अपने आर्टिकल देख लिए थे। और 316 में जो RPSC के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करनी हो, हालांकि उन्हें हटाता नहीं है, नियुक्ति जरूर करता है। 356 में जो आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के संबंध में वो सारी चीज़ें भी अपन ने पिछली क्लास में देख ली थी। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे इसकी विधायी शक्तियाँ। ठीक है, तो राज्यपाल के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं उन सब का हम इस स्लाइड में और इस क्लास में, इसके आगे हम वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ भी पढ़ेंगे और कुछ विशेषाधिकार हैं वो भी पढ़ेंगे। और अध्यादेश कैसे लेके आता है राज्यपाल उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो अध्यादेश लाने की शक्ति है उसमें अंतर क्या है वो अंतर भी हम जानेंगे। पहले हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे विधायी शक्तियों से। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। ठीक है, तो राज्यपाल के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ वो हम अनुच्छेद 171 है, 174 है, 75 है, 76 है, इन सबको पढ़ते हुए 192 है, 202 है, इसके अलावा 213 में अध्यादेश जारी करना हो, इन सब के संबंध में सारी शक्तियों का आराम से अध्ययन करेंगे। और लास्ट में इसका कंप्लीट एक रिवीजन लेंगे, या इस क्लास में नहीं तो अगली क्लास में शुरू होने से पहले रिवीजन ले लेंगे। और सारी शक्तियों को 4 शक्तियाँ जो 5 टोटल मैंने आपको डिवीज़न बताए थे राज्यपाल की शक्तियों के, उनमें से 4 शक्तियाँ आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में बचेगा स्वयं विवेकीय शक्तियाँ, वो अपन इससे अगली क्लास में देखेंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्टिव हो जाइए, अपने माइंड को अलर्ट कर लीजिए और क्लास की तरफ ध्यान लगाइए। शुरू करते हैं आर्टिकल 171 का सेक्शन 3 और सब सेक्शन डे। ठीक है, आर्टिकल 171 का सेक्शन 3 सब सेक्शन डे क्या कहता है, या इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो ABCDE लिख सकते हो। ठीक है, यह कहता है कि SLC यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? राज्य विधान परिषद। देखो, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानमंडल में विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होता है। ठीक है, तो ये 2 सदन होते हैं। जहाँ पर भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, राज्य विधान परिषद है, जिन राज्यों में भी, किन में है वो अपन आगे बात करेंगे। उस स्थिति में उस विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करने की शक्ति किसके पास है भाई साहब? राज्यपाल के पास है। ठीक है, तो जो राज्य विधान परिषद है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, उसके 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। कितने सदस्यों को? 1/6 सदस्यों को। किस आर्टिकल के तहत? आपसे अब ये नहीं पूछा जाएगा कि आर्टिकल 171 में क्या है। अब आपको जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ पर उसका सब सेक्शन और उसका भी सब सेक्शन इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि सब सेक्शन या फिर उसका भी सब सेक्शन क्या है वो भी पूछा जाता है। अभी अभी RS में सारे के सारे 39 के ये सब सेक्शन ही पूछे गए, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा ही नहीं गया है, क्योंकि शक्तियों का प्रॉपर डिवीज़न है संविधान में, तो आपको प्रॉपर क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। आर्टिकल 173 सब 171 सब सेक्शन 3, उसका भी सब सेक्शन डे या इंग्लिश में ई। ये क्या कहता है? विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों के 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किस आर्टिकल के तहत? 171(3) डे, याद रह जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है,
जिसे हम विधानसभा कहते हैं। ये क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम क्या कहते हैं, विधानसभा। राजस्थान में विधानसभा ही है, विधान परिषद जैसा कोई भी प्रावधान राजस्थान में अभी तक नहीं किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, देखते हैं जब होगी तब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और जब होगी तो कैसी होगी उसकी जानकारी ज़रूर हम लेंगे, ठीक है। कितने सदस्य होंगे, कितने न्यूनतम होंगे, अधिकतम होंगे, वो सारी जानकारी हम लेंगे। 174 कहता है कि जो विधानसभा का सत्र है उसको बुलाना हो, उस सत्र को बीच में रोकना हो, यानी सत्रावसान करना हो, ठीक है, सत्र की समाप्ति करनी हो, ठीक है, और अगर विधानसभा को विघटित करना हो, ये सारी शक्तियाँ किसके पास है, राज्यपाल के पास है। कौन सा आर्टिकल देता है, 174। आर्टिकल 174 क्या कहता है कि SLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सत्र को आहूत करना हो, सत्रावसान करना हो, यानी उस सत्र को, जैसे कि मानसून सत्र को ख़त्म करना हो, और फिर जब सत्र वापस आएगा मानसून सत्र के बाद में शरद ऋतु या शीत सत्र जिसे कहते हैं, वो जब आएगा उसको आहूत करना हो, या फिर इस विधानसभा को ही विघटित करना हो, ये सारे अधिकार किसके पास हैं, 174 में राज्यपाल के पास है। याद रह जाएगा 171(3) में क्या है, 1/6 को नॉमिनेट करना, कहाँ, विधान परिषद में नॉमिनेट करना। यहाँ पर क्या है, विधानसभा को आहूत करना, सत्रावसान करना, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, या फिर पूरी की पूरी विधानसभा को विघटित कर देना। आर्टिकल 174। आर्टिकल 175 है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि मान लो कि सदन में, विधानमंडल में, कहीं पर भी किसी भी सदन में कोई बिल आया, विधेयक आया, ठीक है, और या फिर कोई बिल या विधेयक पारित कर दिया हो, ठीक है, उस मामले में ये जो भाई साहब है राज्यपाल महोदय जी, ये उस मामले में अपनी कोई भी इनपुट दे सकते हैं, उस मामले में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कोई ना कोई संदेश विधानमंडल को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उसको जो है संदेश भेज सकता है। ये संदेश भेजने की शक्ति कहाँ है, 175 के अंदर। आर्टिकल 175 अनुच्छेद 175 कहता है कि सदन में विचाराधीन विषय या विधायक, जो विधायक कौन है, जो कानून बन जाता है, जो बिल पास हो जाता है, वो एक्ट बन जाता है, उस एक्ट पर संदेश भेज सकता है। कौन भेज सकता है, राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत, 175 के तहत। इसके बाद है आर्टिकल 176, आर्टिकल 176, अनुच्छेद 176। देखिए, हर 5 साल में इसके चुनाव होते हैं, सामान्यतः 5 साल में चुनाव होते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही चुनाव हुए तो पहला सत्र जो है बुलाया जाता है, ठीक है, चुनाव के बाद पहला सत्र बुलाया जाता है, और हर साल जो पहला सत्र बुलाया जाता है, उन दोनों ही स्थितियों में राज्यपाल महोदय को सदन में आना पड़ेगा, और सभी के सभी MLAs को, विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करना पड़ेगा। ये संबोधित करने की शक्ति कहाँ है, आर्टिकल 176 में। यह आर्टिकल 176 राज्यपाल को ये शक्ति देता है कि प्रत्येक चुनाव के पश्चात, सामान्यतः 5 साल में चुनाव हो जाते हैं, उसके तुरंत बाद जो पहला सत्र होगा या नहीं वह, और ठीक है, प्रति वर्ष के पहले सत्र को, हर साल का जो भी पहला सेशन होगा उसको संबोधित करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल। किस आर्टिकल 176 के तहत, ठीक है, ये राज्यपाल की विधायी शक्ति है, ठीक है। अगला आर्टिकल क्या है कि मान लो कि कोई MLA है, उसने कोई अपराध कर दिया हो, कोई चोरी कर दी हो, कोई संविधान का उल्लंघन कर दिया हो, अब उसको अयोग्य ठहराना है, उसको अयोग्य ठहराना है, तो राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वह उस MLA को अयोग्य तो ठहरा सकता, लेकिन यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन है, एक शर्त है। वो शर्त ये है कि उसे निर्वाचन आयोग से सिफारिश लेनी पड़ेगी, उसकी एडवाइस के बिना वो किसी भी MLA को जो है अयोग्य साबित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल में प्रावधान है, 192 अनुच्छेद 192 सब सेक्शन 2। याद रख लेना आप, इसको रट ही लेना। जहाँ पर भी सब सेक्शन है, इसका मतलब एग्जाम में आने वाला है, डायरेक्टली आने वाला है, और एग्जाम का ये एकदम नवीनतम ट्रेंड है। आपसे अगर एग्ज़ाम को पॉलिटी को ढंग से क्रैक करना है, पॉलिटी में अच्छा स्कोर करना है, आर्टिकल पूछने वाले जितने भी सवाल होंगे आजकल ऐसे ही होंगे, जहाँ पर सब सेक्शन पूछे जाएंगे, आपको पता होगा तो बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो जो MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है,
उसकी अयोग्यता का निर्णय करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल महोदय के पास है। किस आर्टिकल 192 का सब सेक्शन 2 192 के तहत 192 के तहत ये डिसीजन ले सकता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से परामर्श क्या है? अनिवार्य है। अगर परामर्श नहीं दिया गया कि भाई आप नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर ये नहीं डिसीजन ले सकता है। यहाँ पर ये शर्त लगा दी। ठीक है, याद रखना जहाँ पर भी सब सेक्शन लगे हुए हैं इसका मतलब एग्ज़ाम में आने वाला है। एग्ज़ाम से 2 कदम आगे चलो, एग्ज़ाम पास कर ही लोगे, निकाल ही लोगे। 2 गुना की लिस्ट की भी चिंता खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या? अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 सबको पता है, किसी भी पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना हो। मान लो कोई विधेयक जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल बना दिया। ठीक है, किसी विधेयक बना दिया, मतलब किसी एक्ट को बिल को पास होते ही वो जैसे ही एक्ट बनता है और इस स्थिति में राज्यपाल को ये लगता है कि नहीं ये संविधान का कुछ हद तक उल्लंघन कर रहा है, तो वो क्या करेगा? इस विषय के संबंध में इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा, रिजर्व कर देगा और राष्ट्रपति महोदय को कहेगा कि आप अपने इस पर विचार व्यक्त कीजिए, क्या ये विधेयक विधि सम्मत है या विधि सम्मत नहीं है। तो ये शक्ति कहाँ पर है? राज्यपाल महोदय के पास, अनुच्छेद 200 में। कहाँ पर? अनुच्छेद 200 में क्या है? कोई भी पारित विधेयक है, यानी कि वो अपने आप में क्या हो गया? बिल जो है वो क्या बन गया? एक्ट। बिल क्या बन गया? एक्ट बन गया। उस स्थिति में राष्ट्रपति को उस विधेयक को विचारार्थ आरक्षित करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल महोदय के पास। रिजर्व करने की शक्ति, रिजर्व करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल महोदय के पास। आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब हम थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं कि इसके पास एक बड़ी ही ज़बरदस्त, एक पावरफुल शक्ति है और जब चाहे राज्यपाल इसका प्रयोग कर सकता है और विभिन्न मामलों में करता भी है। वो कब कब करता है वो हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जब राज्यपाल की पढ़ेंगे आने वाली क्लासों में तब समझेंगे। एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी है, ये मैंने इसे लिख दिया, ज़रूरी नहीं था, इंपॉर्टेंट मत लगाना, सॉरी। अनुच्छेद 333 इसको निलंबित कर दिया गया, सॉरी निरस्त कर दिया गया। इसमें क्या था कि विधानसभा में जो है विधानमंडल में किसी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करना हो और ये नॉमिनेट करना हो, सॉरी किसी एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करना हो, तो यह शक्ति जो है 333 के तहत, आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल को थी। उसमें क्या था कि वो विधान मंडल में एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन 2020 में, आई थिंक 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ और 104वें संविधान संशोधन में, उससे पहले समझते हैं कि पहले क्या था। जब हमारी संविधान सभा बैठी और उसने संविधान तैयार कर दिया, उस समय यह प्रावधान किया गया था कि ये जो एंग्लो इंडियन भाई साहब है ना, इनको 10 साल के लिए आरक्षण दे रहे हैं। कहाँ पर? संसद में भी दे रहे हैं और विधानमंडल में भी दे रही है, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव काउंसिल में या असेंबली में, दोनों जगह ही दे रहे हैं। वहाँ पर 2 को राष्ट्रपति को, यहाँ पर 1 को राज्यपाल को। ठीक है, लेकिन 10 वर्ष का प्रावधान था। मोदी जी आए 2020 में, उन्होंने क्या किया? 104वां संविधान संशोधन किया और इसके संबंध में कोई प्रावधान किया ही नहीं। अब देखो पहले क्या हो रहा था, उन्होंने 10 वर्ष का किया। जैसे जैसे नई नई सरकारें बनती गई, नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, या मोदी जी हो, या मनमोहन जी हो, सब आते गए और उन्होंने संविधान संशोधन कर करके इसकी अवधि बढ़ाते गए कि संविधान के पारित होने के 20 वर्ष तक आरक्षण रहेगा, 30 वर्ष तक आरक्षण रहेगा, 80 वर्ष तक आरक्षण रहेगा। ऐसे कुछ 331 से लेके 30, 31, 32, 33, 34, 35 इन सभी में ये आरक्षण होता है। वो अपन इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे, यहाँ राज्यपाल के संबंध में इसको पढ़ लीजिए। तो इनकी अवधि धीरे धीरे वो बढ़ा रहे थे कि 80 वर्ष तक होगा आरक्षण, 90 वर्ष तक होगा। मोदी जी आए और उन्होंने क्या बोला? इसके संबंध में कोई प्रावधान किया ही नहीं। तो जैसे मान लो कि 70 वर्ष तक होगा और आज़ादी को 70 साल पूरे हो गए, आपको पता ही है। ठीक है, और 70 वर्ष तक होगा, ये 70 वर्ष पूरे हो गए और इसको बढ़ाना था 2020 में, मोदी जी ने प्रावधान किया ही नहीं और ये क्या हो गया? निरस्त हो गया। अब भाई साहब विधानमंडल में किसी भी एंग्लो इंडियन की राज्यपाल नियुक्ति नहीं कर सकता है, ये निरस्त हो गया। इसको चाहो तो लिख लो, नहीं तो नहीं लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उसकी राज्यपाल की ऑर्डिनेंस लाने की, अध्यादेश प्रख्यापित करने की या अध्यादेश लाने की शक्ति।
सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 क्या कहता है कि राज्यपाल के पास ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश लाने की शक्ति। अध्यादेश क्या है? एक ऐसा आदेश, अधि प्लस आदेश से बना अध्यादेश, एक ऐसा आदेश जो अपने आप में कानून की तरह पूर्णतः विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की तरह कार्य करता हो, उसकी उतनी ही मर्यादा हो जितनी कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी बिल की मर्यादा हो। ठीक है, वो क्या होता है? अध्यादेश होता है, उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। अब अध्यादेश यहाँ प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 213 में है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद में है? 123 में है। 123 में तो राष्ट्रपति साहब है। ठीक है, और 213 में कौन है? अपने राज्यपाल महोदय। तो याद रह जाएगा 123 में कौन है? राष्ट्रपति जी। 213 में कौन है? 213 में कौन है? राज्यपाल महोदय। तो इनके पास अध्यादेश लाने की शक्ति है। और अध्यादेश में क्या क्या शक्ति है वो हम पढ़ते हैं। अध्यादेश कब आएगा? जब विधानमंडल में कोई सत्र नहीं चल रहा हो, विधानमंडल विश्रांति में, यानी जब विधानमंडल में शांति काल चल रहा हो, कोई सत्र जो है सदन में नहीं चल रहा हो, उस स्थिति में राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति जी से अनुदेश लेगा। उनका अनुदेश अनिवार्य है, उसके बिना अध्यादेश ऑर्डिनेंस किसी भी हाल में नहीं आएगा। और उनसे पूर्व मंजूरी भी लेनी पड़ेगी, उनसे आरक्षित रखना, मतलब उनके लिए ये जो ऑर्डिनेंस है इसको रिजर्व भी रखना पड़ेगा। ये अनिवार्य स्थितियां हैं। रिजर्व रखो राष्ट्रपति महोदय के पास, उनसे पूर्व मंजूरी भी लो, उनसे अनुदेश भी लो, तब जाके राज्यपाल जो है किसी राज्य में ऑर्डिनेंस ला सकता है। और उससे भी ज़रूरी शर्त यह है कि राज्य में अगर विधानमंडल में विश्रांति काल चल रहा है, कोई भी किसी भी सदन में कोई भी सत्र जारी नहीं है, तो ही ये कार्य हो सकता है। तो ये क्या है? इसकी शर्त है। याद रख लेना इस शर्त को। थ्योरेटिकल जब भी सवाल आएगा, स्टेटमेंट बना दिए जाएंगे 1 2 3 4, और यही बातें लिखी जाएगी और यही आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछ लेगा लास्ट में कि निम्न में से कौन से कूट सत्य हैं? ए बी सत्य है, ए बी सी सत्य है, बी सी सत्य है। तो ये अगर बातें याद रहेगी तो चुटकियों में सवाल हो जाएगा। ठीक है, पूर्व मंजूरी राष्ट्रपति महोदय जी की आवश्यक है। उनके पास रिजर्व भी रखना पड़ेगा बिल को, अध्यादेश को सॉरी, और उनका अनुदेश भी जरूरी है। इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर विधानमंडल में सत्र चल रहा है तो ऑर्डिनेंस किसी भी हाल में नहीं आएगा। और ये शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213। 213 में तो राज्यपाल महोदय को ऑर्डिनेंस की शक्ति है, 123 में राष्ट्रपति महोदय को ये शक्ति प्राप्त है। इसके संबंध में कुछ बातें अपन और जान लेते हैं फटाफट। वो क्या है? विधानमंडल में अगर अध्यादेश, देखो अध्यादेश आ गया, सदन में सत्र नहीं चल रहा है, इसे बाद में आपको विधानमंडल में रखना पड़ेगा। अगर ये विधानमंडल में रखने के बाद में अगर पास हो जाता है तब तो ये एक प्रॉपर एक्ट बन जाता है, नहीं तो ये लैप्स कर जाता है। तो विधानमंडल में रखने के पश्चात, विधानमंडल में रख दिया, चाहे विधान परिषद में रखो या विधानसभा में रखो, 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे ही विधान परिषद में आया हो या विधानमंडल में आया हो, कहीं पर भी आया हो, ठीक है, ये क्या करेगा? रखते ही 6 सप्ताह जैसे ही समाप्त होंगे, 6 सप्ताह खत्म हुए और ये ऑटोमेटिक ही लैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है? राज्य विधानमंडल जो है अगर इसे 6 सप्ताह से पहले ही समाप्त कर दे, राज्य विधानमंडल क्या करे? ये जो विधेयक है संसद के समक्ष, सदन के समक्ष आया, विधानमंडल के समक्ष, और इसका राज्य विधानमंडल पहले ही निर्नुमोदन कर दे, इसे मतलब पास ही ना कराए, इसके फेवर में उतनी वोटिंग हो ही ना, तो ये पहले ही समाप्त हो सकता है। यानी कि 6 सप्ताह से पहले भी समाप्त हो सकता है। और 6 सप्ताह तक कुछ नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है सर, ये समाप्ति की बात क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ये लेके कौन आ? राज्यादेश, राज्यपाल। और राज्यपाल एक तरीके से क्या है? केंद्र का एजेंट है। और ये स्थितियां वहाँ बनती है जहाँ केंद्र में अलग दल की सरकार हो और राज्य में अलग दल की सरकार हो। एक पॉइंट और है कि राज्यपाल किसी भी समय इसको वापस ले सकता है। अब उसके पास शक्ति है लाने की, तो वापस लाने की भी, लेने की शक्ति भी उसी के पास। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के मामले में, जिन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, उनके मामले में ये जो 6 सप्ताह की अवधि है वो कैसे काउंट होगी? तो मैं बता दूं कि मान लो कि पहले आया विधानसभा में, फिर आया विधानमंडल में,
विधान परिषद में, पहले विधानसभा फिर विधान परिषद में। तो जो ये 6 सप्ताह की अवधि काउंट होगी वो विधान परिषद वाली तारीख से होगी। SLC स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मामले में पश्चातवर्ती तारीख से ये जो 6 सप्ताह है, ये 6 वीक है, वो काउंट होंगे। पश्चातवर्ती यानी कि बाद वाली तारीख से ये 6 सप्ताह की अवधि काउंट होगी। ठीक है। जहाँ SLC है तो जहाँ बाद में लाया जाएगा, जरूरी नहीं है कि विधान परिषद में बाद में लाया जाए, विधानसभा में भी बाद में लाया जा सकता है, अध्यादेश को रखा जा सकता है। तो जहाँ पर भी SLC है उसके मामले में क्या करेंगे, जहाँ बाद में लाया जाएगा वो डेट हम काउंट करेंगे और 6 सप्ताह होते ही ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। बाकी पहले तो ख़त्म कर ही सकते हैं। SLC वाले राज्य थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, पर आपको याद ज़रूर होना चाहिए। ये आपकी नॉलेज है। कोई पूछे और कहीं आप बात कर रहे हो कि भाई कहाँ कहाँ विधान परिषद है, तो आप बताओ, तो आपका अलग ही लेवल है। इंटरव्यू में अगर आप ये बता दो तो मज़ा है बताने का। क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दोनों अलग अलग हुए हैं अभी, तो याद रह जाएगा। जब जब यूपी याद आता है तो बिहार भी आता है, तो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है। इन 6 राज्यों में, कितने राज्य हैं, 6 राज्य। इन 6 राज्यों में अपने SLC है, SLA के साथ में SLC, यानी SLC का क्या मतलब है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 राज्यों में है। कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है। इससे आगे हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियाँ। उससे पहले हम ये जो अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो राष्ट्रपति के पास भी शक्ति है, राज्यपाल के भी पास है, वहाँ 123 है, यहाँ 213 है। इनमें थोड़ा अपन अंतर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कुछ विशेषाधिकार राज्यपाल साहब के, और फिर अपन क्लास को समाप्त करेंगे। आप इसका, मैं स्क्रीन से हटता हूँ, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, या आप चाहे तो इसको हूबहू अपनी कॉपी में उतार लीजिए, नोटबुक में, और जिस दिन आपने उतारा दोबारा पढ़ा उस दिन इस खोपड़ी में फिट हो जाएगा। फिर बल्ले बल्ले है, फिर आपकी नौकरी पक्की है। ठीक है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपन अध्यादेश को पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे कि भाई राष्ट्रपति के पास भी अध्यादेश पारित करने की शक्ति है और राज्यपाल महोदय के पास भी है। तो इन दोनों के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति में अंतर क्या है, ये अंतर को हम समझेंगे। तो देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति में अंतर, किन की शक्ति में अंतर, राष्ट्रपति व राज्यपाल। ठीक है। ये शक्ति है किनके पास, राष्ट्रपति व राज्यपाल। तो इनमें ही अंतर समझेंगे, राष्ट्रपति व राज्यपाल, इन दोनों में हम अंतर करेंगे। भाई इनकी जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति है उनमें कितना अंतर है। माइक महोदय को अंदर डाल लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति के पास क्या है कि संसद के दोनों सदनों या एक सदन सत्र में न हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर संसद के दोनों सदन ही सत्र में नहीं है, या फिर कोई भी एक सदन सत्र में नहीं है, उसी स्थिति में अध्यादेश आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। याद रखना है, संसद के दोनों सदनों या एक सदन सत्र में न हो। एक सदन, यहाँ पर लिख लो कोई भी, क्या लिखोगे, कोई भी एक सदन सत्र में नहीं है, उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय जी क्या अध्यादेश ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। किसके तहत, 123 123 आर्टिकल 123। राज्यपाल महोदय के पास भी सेम शक्ति है कि विधानमंडल या कोई भी, उसका कोई भी एक सदन सत्र में नहीं है तो वो भी लेके आ सकते हैं। पर इनके पास, राष्ट्रपति महोदय के पास एक स्पेशल पावर है। वो क्या है, किसी भी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति महोदय को किसी भी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। उनके पास एकदम स्वतंत्र शक्ति है कि वो 123 किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 123 के तहत अध्यादेश ला सकते हैं।
इनके पास एक शक्ति का अभाव है, यानी यहाँ पर शक्ति के साथ शर्तें भी थोपी गई है। वो क्या है कि 3 मामलों में राष्ट्रपति निर्देश की आवश्यकता है। वो 3 मामले कौन कौन से हैं? पहला है कि SLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, यानी राज्य विधान परिषद में प्रस्तुति की मंजूरी लेनी होगी। किसको लेनी होगी मंजूरी? है राज्यपाल जी को लेनी होगी। किससे लेनी होगी? राष्ट्रपति महोदय से लेनी होगी। यानी अध्यादेश को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की मंजूरी लेनी होगी। 3 मामले हैं जहां जहां निर्देश की आवश्यकता है। राज्यपाल जी को निर्देश किससे लेने की? राष्ट्रपति महोदय से। पहला मामला विधानमंडल में प्रस्तुति की मंजूरी लो आप पहले। फिर क्या है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना आवश्यक ही आवश्यक है। अगर आपको ऑर्डिनेंस लाना है तो राष्ट्रपति महोदय के विचार के लिए उसे विधेयक को आरक्षित करवाइए। तीसरी कंडीशन ये है कि ऐसा अधिनियम जो राष्ट्रपति स्वीकृति के बिना अवैध हो, यानी कोई ऐसा एक्ट जो है विधानमंडल ने बना दिया है कि वो राष्ट्रपति स्वीकृति के बिना अवैध हो, इनवैलिड हो, ठीक है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति का निर्देश लेना आवश्यक है। और ये निर्देश मिलने के बाद ही राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकता है। लेकिन इस शक्ति का खूब प्रयोग हुआ क्योंकि ऊपर से ऑर्डर मिलता है, तभी नीचे जो संस्थाएं हैं वो काम करती है। अब देखते हैं दूसरा अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि ये जो अध्यादेश है ये संसद के विधेयक के समान है। आप इस बात को समझिए कि संसद में किसी विधेयक को बनने के लिए उस संसद के दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, राष्ट्रपति महोदय की मोहर लगनी जरूरी है, गजट नोटिफिकेशन निकलना जरूरी है। उतनी की उतनी मर्यादा इस अध्यादेश की है, 1% भी कम नहीं है, उस विधेयक के समान है, मर्यादाओं में भी समान है। एज इट इज जो शक्ति है वो राज्यपाल के विधेयक में भी निहित है कि वो किसके समान है? विधानमंडल द्वारा पारित किसी बिल के समान जो विधेयक बन गया है उसके समान ये है, और मर्यादाएं भी उतनी की उतनी समान है, उसी शक्ति के रूप में प्रवर्तित होगा। यहाँ एक एक आवश्यक शर्त लगाई गई है कि समवर्ती सूची में राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य। देखो, समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जो केंद्र व राज्य दोनों के मध्य दोनों पर जिनका कानून बनाने का अधिकार हो। तो समवर्ती सूची में जो राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून नहीं बना सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है कि संसद पुनः समवेत जब होगी, संसद का सत्र जब बैठेगा, उस स्थिति में क्या होगा कि उसके समक्ष इस ऑर्डिनेंस को लाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, इस अध्यादेश को रखना पड़ेगा। और इसको जैसे ही रखा तो ये 6 सप्ताह में ऑटोमेटिक 6 वीक में ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, जैसे इसे 6 सप्ताह बीत जाएंगे। या फिर संसद जो है पहले इसका निरनुमोदन कर दे तो इसको पहले भी समाप्त किया जा सकता है। ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास। किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। यहाँ पर सेम एज इट इज संसद के समान ही है कि विधानमंडल के अंदर अगर ये विधेयक आता है तो संसद का विधानमंडल का पुनः सत्र बैठेगा, और सत्र बैठ के 6 सप्ताह के समाप्ति पर ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। पहले भी निरनुमोदन करके राज्य विधानमंडल उस ऑर्डिनेंस को समाप्त कर सकती है। ठीक है। अब मैं ये चीज़ें आपने लिख ली होगी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। चलिए इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा अंतर है नहीं, बस समझने की चीज़ थी, तो आई होप कि आपने समझ ली होगी और लगभग समान ही है। एक चीज़ ये है कि राष्ट्रपति महोदय को किसी से भी निर्देश की आवश्यकता नहीं है, जबकि राज्यपाल महोदय को कोई भी ऑर्डिनेंस लाने से पहले निर्देश जरूरी है, और इन 3 मामलों में तो विशेष ज़रूरी है। पहला मामला है SLA में प्रस्तुति की मंजूरी, फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक हो, और ऐसा अधिनियम जो राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए अवैध हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक स्थिति ऐसी है कि मान लो कि विधानमंडल जो है उसका
ना तो अध्यक्ष है ना उपाध्यक्ष है। विधानमंडल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, इसकी अनुपस्थिति में क्या होगा, राज्यपाल के पास एक शक्ति है। क्या शक्ति है? वह किसी भी सदस्य को, यह सदस्य कौन से सदस्य है? विधानमंडल के सदस्यों की बात हो रही है। किसी भी सदस्य को इस कार्यवाही, यानी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का काम है, इस कार्यवाही के लिए नियुक्त कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल महोदय कर सकता है। किस स्थिति में? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं, स्पीकर महोदय हैं, ये अगर अनुपस्थित है तो राज्यपाल जी विधानमंडल के किसी भी सदस्य को इस कार्यवाही को जारी रखने के लिए नियुक्त कर सकता है। ये शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। एक अलग शक्ति और भी है। मान लो कि जो स्टेट का वित्त विभाग है, ठीक है, राज्य वित्त विभाग, इसकी कोई रिपोर्ट हो, या फिर अपने केग महोदय, केग सेंटर में होते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, राज्य वित्त विभाग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, या राज्य लोक सेवा आयोग। कौन कौन है? ये जो तीन हैं, लोक सेवा आयोग, जिसे यहाँ पर हम RPSC कहते हैं राजस्थान में, राज्य वित्त विभाग, केग यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो RPSC है, इनकी रिपोर्ट को, इनकी जो रिपोर्ट है, इनकी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करवा सकता है। ये पावर किसके पास है? ये पावर किसके पास है? राज्यपाल महोदय के पास है। क्या है? पहले यह है कि विधानमंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय अगर अनुपस्थित है तो वह किसी भी सदस्य को, यानी चाहे विधान परिषद हो चाहे विधान सभा हो, उसके किसी भी सदस्य को इस कार्यवाही के लिए अपॉइंट कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। ये शक्ति अपने राज्यपाल महोदय रखते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है? राज्य वित्त आयोग है, SFC, केग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, ठीक है, या फिर RPSC है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग है। इनकी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करवा सकता है। किन किन की? राज्य वित्त आयोग, वित्त विभाग और केग है और RPSC। इनकी जो भी रिपोर्ट है वो सदन में प्रस्तुत करने की शक्ति राज्यपाल महोदय रखते हैं। ये दो कुछ स्पेशल शक्तियां हैं जो मुझे लगा कि ज़रूरी है, लिखवानी चाहिए। आप इनको इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब चलिए आप इसको लिखिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। विधायी शक्तियाँ होगी, इसके बाद न्यायिक शक्तियाँ हैं, इसके बाद न्यायिक शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ होगी, वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इसके विशेषाधिकार हैं। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। तो आप इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो राज्यपाल के संबंध में आपने जो विशेष बातें मैंने लिखाई थी लास्ट में वो लिख ली होगी या उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लिया है तो बाद में उसको अपने प्रॉपर नोट्स में उतार लेना, तो ही वो काम के, नहीं तो नहीं है। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। इसके बाद में बचेंगे राज्यपाल के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। विशेषाधिकार उसे किस अनुच्छेद के तहत है, वित्तीय शक्तियाँ क्या है, उसकी न्यायिक शक्तियाँ क्या है, इन सब को समझ देंगे कि कौन कौन से आर्टिकल जो है उससे न्यायिक शक्तियाँ देता है, कौन सा आर्टिकल जो है वित्तीय शक्तियाँ देता है। ये सब हम अपन अब इस आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन न्यायिक शक्तियाँ। देखो, न्यायिक शक्तियाँ वो शक्तियाँ होती है कि जो, ऐसा समझ लो कि जो शक्तियाँ राज्य के हाईकोर्ट के पास हो उसके समान शक्तियाँ, ठीक है, वो शक्तियाँ क्या है, न्यायिक शक्तियाँ। इन्हें जुडिशियल पावर भी कह सकते हैं। इसके संबंध में एक सबसे बड़ी शक्ति है राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति से मिलती जुलती है, उतनी तो नहीं है पर मिलती जुलती जरूर है, ठीक है। वो शक्ति है आर्टिकल 161, अनुच्छेद 161, 161। वो आर्टिकल क्या कहता है, देखिए, यह आर्टिकल कहता है, इसको इम्पोर्टेंट लगाना, इसको पढ़ने में, इसको समझने में बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गलतियां होती है। दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण की शक्ति। ये शब्द मैंने क्यों लगाए हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिखे हैं और इनको अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि इन शब्दों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले चीज़ कि कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ कोई दोष लगा है, कोई आरोप लगा है और वो सिद्ध हो गया, वो दोषी पाया गया, और उस व्यक्ति को जो भी दंड दिया गया उसको राज्यपाल महोदय आर्टिकल 161, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। प्रविलंबन यानी उसमें देरी कर सकते हैं, ठीक है। प्रविलंबन कहाँ पर होगा, मान लो कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसे सज़ा मिल गई है, ठीक है, तो उसके किसी दोष की सज़ा उसके बच्चे को थोड़ी मिलेगी, तो 9 महीने तक उसे जेल नहीं होगी, ऐसा आदेश अपने राज्यपाल महोदय दे सकते हैं। उस सज़ा पर विराम लगा सकते हैं, ठीक है। परिहार, परिहार का मतलब होता है किसी होने वाली घटना को टालना। तो कुछ समय के लिए राज्यपाल महोदय किसी सज़ा को टाल भी सकते हैं और लघुकरण कर सकते हैं। अक्सर लघुकरण जो है, जैसे किसी को आजीवन कारावास दिया गया है तो इस आजीवन को क्या कर देते हैं, 7 साल में बदल दो या 5 में बदल दो या 3 में बदल दो। ये स्थिति कहलाती है लघुकरण की। इसमें एक इम्पोर्टेंट है, ये जो क्षमा है यानी किसी की सज़ा को माफ़ कर देना, उसके जेल में किए गए बर्ताव या व्यवहार को ध्यान में रखते हुए। ये जो क्षमा की शक्ति है, ये राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड को भी माफ़ करने की क्षमा की शक्ति है, पर राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, या तो आप अभी अपने नोट्स में अलग से लिख लेना, इसको अगर लिख रहे हो साथ साथ में, तो कि मृत्यु दंड को माफ़ करने की शक्ति राज्यपाल महोदय के पास 161 के तहत नहीं है, ठीक है, बाकी सारी शक्तियाँ हैं। अब है कि राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीश बैठते हैं, मुख्य न्यायाधीश भी बैठता है, उनकी नियुक्ति करनी है, तो उनकी नियुक्ति के संबंध में भी उसके पास शक्ति है, राज्यपाल महोदय के पास वो शक्ति है आर्टिकल 217, अनुच्छेद 217, ठीक है। क्या है ये शक्ति, ये कहती है कि राज्य उच्च न्यायालय में जो जजेज हैं यानी जो जज हैं, न्यायालय है, न्यायाधीश है, की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति से विचार करना, यानी राष्ट्रपति से विचार करने की शक्ति है राज्यपाल के पास। किस संबंध में, राज्य उच्च न्यायालय स्टेट हाई कोर्ट के संबंध में। राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो उस संबंध में 217 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति से विचार ले सकता है, उससे परामर्श ले सकता है कि भाई किस जज की नियुक्ति करनी है, ठीक है। नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति से विचार की शक्ति है राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234, इनको आप समझना। ये उच्च न्यायालय के नीचे जितने भी न्यायालय आते हैं उनके संबंध में ये
शक्तियां राज्यपाल को प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 233 क्या है, अनुच्छेद 234 क्या है, ये अपन समझते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, उनका ट्रांसफ़र करना यानी स्थानांतरण करना, उनका प्रमोशन करना यानी प्रोन्नति करनी है, इन सब के संबंध में राज्य उच्च न्यायालय से विचार करना। आप एक बात को समझिए कि जिला न्यायालय है वो किसके अंडर आते हैं, राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके अंडर आते हैं। तो जब जिला न्यायालयों में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रमोशन करना, तब तो वो किससे लेगा परामर्श, विचार किससे लेगा, राज्य के हाई कोर्ट से। लेकिन जब राज्य के हाई कोर्ट में ही नियुक्तियां देनी है तो वो किससे परामर्श लेगा, राष्ट्रपति महोदय से। ठीक है, तो ये हायरार्की जो है चलती रहेगी और ये आगे भी चलेगी। वो आर्टिकल 234 में कैसे चलती है देखो, राज्य न्यायिक विभाग, यहाँ एक नाम मिसिंग है, वो है राज्य न्यायिक आयोग, सॉरी यहाँ आपको क्या लिखना है, आयोग। राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति, इसके लिए इनकी नियुक्ति के संबंध में उसे राजस्थान हाई कोर्ट व राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, इससे विचार लेना बहुत ही ज़रूरी है। इससे विचार करके ही वो राज्य न्यायिक आयोग यानी RJS की नियुक्ति कर सकता है। कुल मिला के ये हो गई राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। आर्टिकल 161 दंड के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में समाधान हो, परिहार हो, प्रविलंबन हो, विराम हो या फिर लघुकरण हो, ये सारी शक्तियाँ आर्टिकल 161 राज्यपाल को देता है। उसके अलावा आर्टिकल 217 शक्ति देता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति से विचार करके, 233, 234 ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और राज्य न्यायिक आयोग से संबंधित लोगों की नियुक्ति के अधिकार देते हैं। ये हो गई न्यायिक शक्तियाँ। अब है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। राज्य को वित्त संबंधी मामलों में कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है, इसके संबंध में 2-3 आर्टिकल ही है। एक मैंने पहले भी पढ़ा दिया कार्यपालिका शक्ति में, उसी का ही आगे एक्सप्लेनेशन है, मतलब उसमें जो आगे की बात है वो अपन यहाँ कर लेंगे और फिर अपन इसके कुछ विशेषाधिकार है वो पढ़ेंगे और इसके साथ हमारी क्लास होगी ख़त्म। ठीक है, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ आर्टिकल 202 के, आर्टिकल 202 का सेक्शन के, ये क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण को विधानमंडल में प्रस्तुत करवाना हो तो राज्यपाल प्रस्तुत करवाता है। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 202 के, अनुच्छेद 202 आर्टिकल 202 का सब सेक्शन जो के है उसके तहत ये काम करवाता है। हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण को शॉर्ट में क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, बजट। ठीक है, क्या कहते हैं, बजट, सुविधा के लिए बजट बोल देते हैं। जबकि संविधान में क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा हुआ है, वार्षिक यानी वर्ष भर का, वित्तीय यानी धन का, विवरण यानी ब्यौरा, लेखा जोखा। आने वाले वर्ष का, वर्ष भर का वित्तीय विवरण जो है वो कौन पेश कराएगा, राज्यपाल महोदय। किस आर्टिकल के तहत, 202 के 202 के। इसके अलावा 243 जो जे है और 243 वाई है। 243 जे अपन ने कार्यपालिका शक्ति में भी पढ़ा था कि SFC की नियुक्ति के संबंध में ये पढ़ा था अपन ने कार्यपालिका शक्ति में, पिछली क्लास इसने देखी होगी, उसको अच्छे से याद होगा। ठीक है, और 243 वाई है कि SFC जो है नगर पालिका के संबंध में जो भी सुझाव देती है उन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है उसका स्पष्टीकरण है वो विधानसभा के समक्ष राज्यपाल महोदय रख सकता है। आइए और डिटेल में समझते हैं। 243 जे या इंग्लिश में कहूँ तो आई, यह क्या कहता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा पंचायती राज के लिए दी गई सिफारिशों पर कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। कौन, राज्यपाल महोदय जी। क्या करेंगे कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो पंचायती राज के लिए कुछ सिफारिशें देगा। ठीक है, कि भाई पंचायती राज को आप फंड दो ताकि वो और ज़्यादा काम करे, गाँव का विकास हो सके। अब फंड तो, ये सिफारिश तो कर दी SFC ने, अगर उस पर कार्रवाई हुई है तो कितनी कार्रवाई हुई है और कितनी नहीं हुई है उसके संबंध में स्पष्टीकरण मांगेगा
ज्ञापन सहित लिखित में स्पष्टीकरण मांगेगा और कहेगा कि ये बात आप विधानमंडल में रखो। विधानमंडल किसका सदन है? मूलतः जनता का सदन है। वहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं और जब उनको पता चलेगा कि कार्रवाई नहीं हुई है तो जनता अपना समर्थन वापस भी ले सकती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति है राज्यपाल महोदय, एक तरीके से जनता के हित के लिए शक्ति काम करती है। और कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई इधर उधर गड़बड़ घोटाला ना हो, उससे बचने उसको कंट्रोल करने की स्थिति में ये पंचायतों में कुछ गलत ना हो, उसके संबंध में 243 जे राज्यपाल को शक्ति देता है। इसके अलावा 243 वाई या हिंदी में हम मैं कह सकते हैं इसको। ये क्या है? ये सेम ऐसा ही है। यहाँ पर पंचायती राज के लिए जो सिफारिशें करता है एसएफसी, उनके संबंध में कार्रवाई का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित विधानमंडल में पेश करवाता है। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है, यही काम वो नगरपालिका के संबंध में भी कर सकता है। कौन? राज्यपाल महोदय। किस आर्टिकल के तहत? 243 वाई, हिंदी में कहूँ तो मैं। क्या करेगा? नगर पालिका के लिए एसएफसी द्वारा स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उन पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, इस पर वो स्पष्टीकरण मांगेगा, ज्ञापन सहित मांगेगा और विधानमंडल में पेश करवाएगा। इसके अलावा क्या है? राज्य की संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि, एक होती है संचित निधि। ठीक है, संचित निधि है, उस पर अधिकार किसका है? पूरा का पूरा अधिकार राज्यपाल महोदय का है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो वित्तीय शक्तियों के संबंध में है। ठीक है, एक कंडीशन और है कि अप्रत्याशित व्यय के लिए आकस्मिक निधि से अग्रिम लेना, यानी अप्रत्याशित प्रति प्लस आशित, ऐसा खर्चा जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी, अप्रत्याशित व्यय के लिए आकस्मिक निधि से अग्रिम लेना। अग्रिम का क्या मतलब है? अग्रिम का मतलब है एडवांस। अब देखो, किसी के पास एडवांस पैसा उठाने की शक्ति है तो वो कौन है? या तो राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय। तो अप्रत्याशित व्यय के लिए आकस्मिक निधि से अग्रिम लेने की शक्ति राज्यपाल महोदय के पास है। मुझे पानी चाहिए थोड़ा। आगे और क्या है? अनुदान के लिए राज्यपाल की सहमति अनिवार्य है। विधानमंडल को कोई भी ग्रांट चाहिए, विधानमंडल को कोई भी ग्रांट चाहिए, कैसी भी कोई भी अनुदान चाहिए, उसके लिए राज्यपाल की सहमति अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब लेनी ही लेनी पड़ेगी, कंपलसरी है। इसके अलावा क्या है? धन विधेयकों पर पूर्व सहमति, यह तो बहुत बेसिक बात है। धन विधेयक, वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक, तो धन विधेयक पर पूर्व सहमति चाहिए ही चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। धन विधेयक पर एक बार सहमति मिल गई, फिर धन विधेयक विधानमंडल में पास हो गया तो पास हो गया, हो गया तो हो गया। ठीक है, ये है धन विधेयक के संबंध में। वित्तीय शक्तियाँ सारी हमने पढ़ ली है। इसके बाद कुछ विशेषाधिकार हैं, और विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट या आप इसको लिख भी सकते हैं। तब तक हम पी लेते हैं पानी।